नमस्कार। मनी मंत्र के एक और विशेष अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आज हम बात करेंगे कृषि ऋण योजनाओं की। जब भी हम खेती किसानी की बात करते हैं तो अपने अन्नदाता किसान को सशक्त करने की बात होती है, उनके कल्याण से जुड़ी योजनाओं की बात होती है और ऐसे में ये ज़रूरी है कि हमारे किसान उनके कल्याण के लिए चलाई जा रही सरकार की योजनाओं के बारे में ज़रूर जानें। वित्तीय तौर पर उन्हें किस तरह की सहायता मिल सकती है सरकार से और कृषि पर लोन कैसे मिल सकता है, आज इन्हीं सारे विषयों पर हम बात करेंगे और इन तमाम पहलुओं के बारे में अपने विशेषज्ञों से इस पर चर्चा करेंगे। और आप दर्शक भी इस विषय पर अपने सवाल हमें फ़ोन पर पूछ सकते हैं और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है विनोद कुमार बिष्ट, जो कि चीफ जनरल मैनेजर हैं नाबार्ड झारखंड रीजनल ऑफिस के रांची के। बहुत स्वागत है बिष्ट साहब आपका। और आप दर्शकों अपने प्रश्नों के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारी फ़ोन लाइन खुल गई है। हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लें, 011-233-87031। एक बार नंबर फिर से नोट कर लें, 011 कोड लगाएं दिल्ली का, 233-87031। तो हमारे साथ विनोद कुमार बिष्ट जी इस वक्त जुड़ चुके हैं इस पूरी योजनाओं पर बातचीत करने के लिए। विनोद जी, सबसे पहले तो कृषि, अगर हम जब ऋण की बात करते हैं तो कौन कौन से ऋण के प्रकार हैं, इसको ये समझना ज़रूरी है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो खेती किसानी से जुड़ा हुआ है तो कौन कौन से ऋण वो पा सकता है, एक मोटे तौर पर ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है। देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे ऋण इस समय मिल रहे हैं बैंकों से, बट मुख्यतः अगर हम कहें, हमारे पास दो तरह के ऋण होते हैं जो कि बैंक देते हैं। एक होते हैं शॉर्ट टर्म, जो कि छोटी अवधि के लिए होते हैं। बेसिकली क्रॉप लोन के लिए देते हैं, फसल के लिए देते हैं। और जो दूसरे जो ऋण होते हैं वो लॉन्ग टर्म ऋण होते हैं, कि जिसमें कोई लंबा खर्चा होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जैसे ट्रैक्टर हो गया, फिश फार्मिंग हो गई है, आपके गोडाउन हो गए। तो ये छोटे ऋण होते हैं, उनकी अवधि 1 साल के तक होती है। जैसे फसल के लिए हो गया, या पशुपालन में आपको चारे के लिए चाहिए, खाद के लिए चाहिए, तो इस प्रकार के ऋण होते हैं। वो काफी शॉर्ट टर्म्स होते हैं सर जी। तो इस समय सब चीजों के लिए ऋण उपलब्ध हैं, शॉर्ट टर्म भी हैं, मीडियम टर्म भी हैं और लॉन्ग टर्म भी हैं। और बैंकों के पास हर ऋणों की योजनाएं भी हैं। शॉर्ट टर्म तो ये समझ में आया कि 1 वर्ष के कृषि की अगर कोई फसल है उसके लिए। जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लोन किस तरह से हो सकते हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को ट्रैक्टर के लिए लोन चाहिए, तो अब ऐसा होता है कि ट्रैक्टर जो है उसमें 1 साल के अंदर पैसा वापस नहीं हो सकता जी। तो और इसमें लागत भी बहुत आती है, कॉस्ट बहुत होता है जी। तो मान लीजिए कि इसमें 8 लाख 7 लाख का अगर ट्रैक्टर भी आता है, तो वो जो है उसको 1 साल की छूट दी जाती है। उसके बाद उससे ये कहा जाता है कि आप जो है इसको ईयरली बेसिस पे 6 या 7 साल में इसको पैसे को वापस दें। तो ये एक लॉन्ग टर्म लोन हो गया जी। वैसे ही फिशरीज का लोन अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर ले रहा है, तो उसको 3 या 4 साल में वो हो सकता है कि पैसा वापस ना आ पाए। तो ऐसी अवस्था में वो एक लॉन्ग टर्म लोन लेता है, जो कि 5 से 6 साल के लिए उसको प्राप्त होता है जी। मगर दूसरी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति क्रॉप के लिए लोन लेना चाहता है, फसली ऋण लेना चाहता है, तो उसके लिए ऐसा होता है कि वो 1 साल में जैसी फसल कटती है, पैसा उसका आता है, तो पैसा वापस आ सकता है। तो ये शॉर्ट टर्म लोन होगा सर। और अगर कोई मसलन जैसे डेयरी के लिए या किसी कृषि से जुड़े उद्योग के लिए अगर लोन लेना चाहता है, तो वो किस श्रेणी में आएगा, वो कैसे संभव होगा? तो देखिए, ऐसा है कि वो भी एक लॉन्ग टर्म लोन है, क्योंकि बहुत सारी लागत है इसमें। मान लीजिए प्रोसेसिंग प्लांट अगर लग रहा है तो वो लाखों में लगता है। ठीक है। तो अमूमन 5 लाख से लेके 20 लाख 25 लाख रुपए का उसमें जो है ऋण होगा जी। तो इतना ज्यादा अगर ऋण होगा तो नेचुरली उसमें बहुत टाइम लगता है। तो बैंक उसके लिए उचित समय भी देते हैं, और जो 1 या 2 साल की जो छूट देते हैं जिसमें सिर्फ ब्याज लगता है, तो उसमें उसको कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। उसके पश्चात जो है ईयरली उसपे बेसिस पे वो जो है इंस्टॉलमेंट्स उसकी जो मिल जाती है,
तो ये लॉन्ग टर्म लोन होता है सर। जी, इससे पहले कि हम जो तमाम योजनाएं हैं, किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह, इनके बारे में आपसे जानकारी लें अपने किसान भाइयों के लिए कि किस तरह से उसको ले सकते हैं, कैसे पा सकते हैं। एक चीज़ और ये समझना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि जो बैंक है उनके ज़रिए मिलता है बड़ी योजनाओं के लिए भी, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, कोई उसने एक कोई योजना बनाई और उसके लिए, तो किस तरह से जो बैंकों का ट्रीटमेंट है किसानों के लिए, और जैसे कोई व्यक्ति होम लोन लेने के लिए गया या दूसरे तरह का लोन लेने गया और किसान गया, तो किस तरह का एक सहूलियत जो बैंक है वो देते हैं, और इस पूरे प्रकरण में, इस पूरी साइकिल में नाबार्ड की भी कोई भूमिका होती है? देखिए, बैंकों में अगर आप जाते हैं तो बैंकों में आजकल अलग अलग सेल्स भी हैं जो कि बेसिकली केसीसी की योजनाएं हैं, मान लो किसान क्रेडिट कार्ड की योजनाएं हैं, फसली ऋण की योजनाएं हैं या अन्य योजनाएं जाने हैं, तो जनरली हर बैंक में कुछ हमारे कृषि एक्सपर्ट्स भी होते हैं, उनसे सलाह ली जाती है। और बैंकों को यह आदेश भी है भारत सरकार की ओर से, नाबार्ड की ओर से और रिजर्व बैंक की ओर से कि प्राथमिकता दी जानी चाहिए किसान को, तो उनको अलग ट्रीटमेंट भी प्राप्त होता है। और बैंकों के कई जो है एक्सटेंशंस भी हैं जहां पे लोग वहां जा सकते हैं और वहां से ऋण मिलता है। अब आपने पूछा नाबार्ड का क्या रोल है, इसमें नाबार्ड के कई आदेश होते हैं बैंकों को, और नाबार्ड फसल का वित्तमान भी तय करता है, जिसे हम कहते हैं स्केल ऑफ फाइनेंस। और ये आपके मान लीजिए कि कोई ऋण, आपका फसली ऋण है, तो फॉर एग्जांपल गेहूं है, गेहूं में कितना खर्च आना है, तो क्या स्केल रहेगा, उसी स्केल के आधार पे उसको एकड़ के साथ मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं और बैंक उसी हिसाब से उसकी ऋण की एक सीमा जो है तय करता है। और जहां तक लॉन्ग टर्म का ऋण है, लंबे से समय का ऋण है, तो नाबार्ड जो है हर राज्य में एक इकाई लागत नाबार्ड ने तय कर रखी है कि हॉर्टिकल्चर में क्या होना चाहिए, फिशरीज में क्या होना चाहिए, ट्रैक्टर में कितना होना चाहिए, और वैसे मधुमक्खी का अगर करना है वो उसका कितना होना चाहिए जी। तो हर एक्टिविटीज के एक इकाई लागत तय हुई है, उसी आधार पे जो है हमने बैंक्स को यूनिट कॉस्ट हम लोगों ने दिया हुआ है, और उसी आदेश के हिसाब से वो लोग बैंक वाले जो है ऋण की कितनी होनी चाहिए लिमिट, वो करते हैं तय से जी। हमारे साथ में इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉलर है जो कि उत्तर प्रदेश के महोबा से कॉल कर रहे हैं, धनीराम जी। धनीराम जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार। नमस्कार सर, जैसे मछली पालन के लिए तालाब खुदवाना चाहते हैं, तो उसमें क्या सरकारी अनुदान मिलेगा, ऋण मिलेगा, तो अनुदान कितना मिलेगा? अनुसूचित जाति के हैं सर। जी जी, क्या बताएंगे बिष्ट साहब आप? देखिए, ऐसा है, बहुत अच्छा प्रश्न इनका है कि मान लीजिए कोई फसली ऋण नहीं लेना चाहता है, उसकी जगह जो है मत्स्य किसान है और मत्स्य की कर रहा है खेती, तो एक ऑपरेशन जो उसका होता है जी, तो उसके लिए आप लगभग मान लीजिए कि 1 लाख से लेके 1.5 लाख रुपए का प्रति हेक्टेयर का उसकी लागत आ गई। अब ये जो लागत है, भारत सरकार की जो योजना है किसान क्रेडिट कार्ड की योजना, किसान क्रेडिट कार्ड की योजना में पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए जो 1 साल की जो लागत आती है, जो ऑपरेशनल कॉस्ट आता है, उसमें उनको जो है उनको जो है सस्ती दरों से, यानी कि 7% पे ऋण मिलता है, और इसकी सीमा 2 लाख रुपए तक की है। अगर कोई किसान एनिमल हस्बेंड्री के लिए और मत्स्य के लिए 1 साल के लिए जो ऋण होता है, जैसे चारा हो गया, खुराक हो गई, दवाइयां हो गई, उसके लिए अगर लेता है, ऋण लेता है, तो 2 लाख रुपए तक उसको जो है 7% पे लोन मिलता है सभी बैंक से। और अगर उसने समय पे पैसा वापस दे दिया तो उसको 3% की और छूट मिलती है जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि लगभग उसको 4% पे ही वो ब्याज दर पे वो पैसा प्राप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त कई राज्य सरकारों ने इसमें एक एडिशनल और ज्यादा इनको बेनिफिट दे रखी है कि कई राज्य ऐसा ये करते हैं। फॉर एग्जांपल झारखंड राज्य ने दिया हुआ है कि अगर कोई टाइम पे वापस पैसा दे रहा है तो हम 3% अपनी ओर से भी छूट देंगे। अच्छा, इसका मतलब हो गया कि लगभग 1% पे ही आपको वो पैसा मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी योजना है भारत सरकार की और बैंकों की जी। उम्मीद है कि धनीराम जी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। एक और बात है कि कितनी जमीन है, इस पर भी ऋण मिलना तय होता है,
और ये भी समझना चाहेंगे कि फिर जो कृषि से जुड़ी योजना है, चाहे वो मत्स्य पालन की हो या फिर डेयरी की हो, उसके लोन कैसे तय होते हैं कि किसी व्यक्ति को कितना दिया जाएगा? देखिए, मिनिमम एकरेज नॉर्म्स तो होते ही हैं, परंतु ऐसा होता है कि मिनिमम इतना एरिया होना चाहिए कि वहां पे वो लाभकारी उद्यम जो है लगा सके। अब मान लीजिए कि किसी के पास बहुत छोटा लैंड है, तो उसमें हम लोग कहते हैं कि भाई आप एग्रीकल्चर ना करके आप कोई दूसरी एक्टिविटी आप करें, उसमें डेयरी करें जी, या उसमें आप कोई प्रोसेसिंग का काम करें। हाँ, अगर हाँ। आपके पास आधा एकड़, 1 एकड़ या 2 एकड़ की जमीन है, तो उसमें आप इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। दूसरी बात है कि कितना ऋण देना है, मैंने पहले भी कहा था कि एक फसल वित्तमान तय होता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में तय होता है और स्टेट लेवल में भी तय होता है, जिसमें नाबार्ड की भी बहुत अग्रणी भूमिका रहती है। तो इसमें ये होता है कि हर क्रॉप के लिए एकड़ के हिसाब से, गेहूं के लिए कुछ फसल का वित्तमान तय हुआ है, चावल के लिए अलग वित्तमान तय होता है, हॉर्टिकल्चर के लिए अलग होता है। तो हर एक्टिविटी के लिए फसल वित्तमान तय है और बैंकों को यह आदेश है कि इसी अनुमान के हिसाब से, मान लीजिए कोई किसान के पास 10 एकड़ का है, लैंड है जी, और फसल वित्तमान हमारा जो है करीब 50,000 रुपया है जी, तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 10, इसका मतलब उसको 5 लाख रुपए तक की उसकी सीमा हो सकती है, जो कि हम उस किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा हम लोग दे सकते हैं। तो इस प्रकार का तय होता है सर। जी, जी। किसान क्रेडिट कार्ड का अक्सर जिक्र सुनते हैं विनोद जी, इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR. 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. क्यों बहनों, मिल गई ना खबर कैंप की? हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बनी जीवन, हर बस्ती, हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे पुराना मार्शल आर्ट फॉर्म। एक छोटा बच्चा या एक वयस्क आदमी भी अगर कलरीपाइड को प्रैक्टिस करता है तो उसके रियल एसेंस को देने का, उसके रियल बेनिफिट्स को देने का हमारी कोशिश है। हम इससे कभी भी मुसीबत में पड़ सकते हैं, तब हम फाइट कर सकते हैं। शक्ति देता है, आपको एक आत्मविश्वास देता है, आप कभी भी कहीं भी निकल सकते हैं। मतलब आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप अपना डिफेंस कर सकते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मनी मंत्रा और हम आज चर्चा कर रहे हैं कि कृषि ऋण किस प्रकार से मिल सकता है। कृषि से जुड़ी हुई जो वित्तीय योजनाएं हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। हमारे साथ में विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे इस सारे विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको लिए चलेंगे राजस्थान, जहां पर तनोट माता मंदिर में इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको तनोट माता मंदिर जैसलमेर से दिखा रहे हैं। हरि ओम केशवाय माधवाय नमः। हरि ओम केशवाय, हरि ओम हस्तो भिक्षाले हरि केसाय, हस्तो भिक्षाले हरि केसाय नमो नमः। हरि ओम स्वस्तिना इंद्रो स्वस्तिना भोगा विश्वेदा स्वस्तिना तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्तिना बृहस्पति ददातु। ओम पाया विद्वाम पाया हो कदेक पायो दिव्यांतरिक्ष पायोदाह पायस्पति प्रदेशा संतो महमा विष्णुरातमसि विष्णु संप्राशतो विष्णु सूर्यसि विष्णु द्रोमसि व्याश्रमसि व्याश्रम भेदवा कुल देवता ग्राम देवता इष्ट देवता बातो देवता सर्वे देवता। ओम आनो वज्रा करवतो विश्ववातो वसुंधरा सर्ववता मशते मत्ता तदेताति तरिकरा महिमानसापदं भासदं कुंडलं सद्बुद्धि सद्मंगलाचारे पवित्रं करो चाशनम
जाम समाशते मस्तते पुष्प कुंडलीं प्राशते मस्तते पृष्ठमासी करितम। हरि ओम श्री विष्णुवे नमः श्री विष्णुवे नमः श्री विष्णु राम विष्णु प्रतापति क्षेत्रे अत्य ब्रह्मंडाय तृतीये श्वेतवारा कल्पे विवस मातरे अष्टा बिंदमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे बोधा ताड़े काला कष्टे दाना मते हिंपण क्षेत्रे भूलोके भारत वर्षे भारत खंडे आर्यार वर्ते जम्मू द्वीपेश्वरी मध्य पंचाशत कोटि योजनाम राजस्थान प्रदेश से निकटवर्ती रामगढ़ क्षेत्रे मनमता संवत्सर विक्रम संवत 2089 भादो पद्मासे शुक्ल पक्षे श्री मातेश्वरी तनोटाय सूर्या तुला राशि प्रवेशम चंद्रमा कुंभ राशि प्रवेशम आत दिन सूर्या उत्तरी आने उत्तरी गोलार्धे श्री मातेश्वरी तनोट राय प्रांगणे पूजा कर श्यामी मम हरि ओम श्री जजमान चिराशाली श्रीमान कृष्ण बंधु मित्र बंधु प्राप लक्ष्मी सकल सिद्ध पाप रोग कष्ट निवार के समस्त परिवार कल्याणी तु धन धन श्वरी तु बुद्धि में तु कल्याण तु विश्व कल्याणी तु श्री मातेश्वरी तनोट राय प्रांगणे पूजा कश्यामी विधि योग में नमो नमः। हरि ओम जगेन जगमे दंतो देवतानि प्रथमानि आसन तेन कमहिमान सत्यत पूर्वे सत्यदन्ति देवा राजाधिराजाय प्रसन्ना सैने नमो वे अम्बाय श्रावणाय तथातो एके पुरखा मध्यो प्रतिष्ठा नाना सुगंधे पुष्पाणि तथा कालोपवाणि च पुष्पांजलिं दत्तं ग्रहणं परमेश्वरी ओम सिंहता सति देकरा मरकत बखेत विरवजे संगम चक्रुसराज दति नेत्रे श्री शोभिता अमुक्तांग धार गंगर निगृणपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु रत्नो लस्तपुंडा ध्यानार्थे मातेश्वरी पुष्पं समर्पयामि। आप जात राम नगलोके। हरि ओम स्वस्तिना स्वस्तिना भोगा विश्वेदा स्वस्तिना तारक्षो वरिष्ठ नेमि स्वस्तिना बृहस्पति ददातु ओम पाया पीतमाम पाया ओ खदीक पायो दिव्य अंतरिक्ष पायोगाः पायस्पति प्रदेशा शंतो महम्मा विष्णुरातमसि विष्णु संप्राशितो विष्णु सूर्यसि विष्णु द्रोमसि वैष्णवमसि वैष्णवेत्वा कुल देवतामस्ततो मस्तते सर्वतावते क्रंत्रवाते व्रताव शुमस्ते जात जात राम कथलोके ताप दीपति बालकं मंगलश मंगल पुंडरीकाशाय मंगलाय तनोहरि पवित्रं प्रवासते मात्रस्य मात्रेणं विरोधेन पूजारंभे ओम विश्वानि देव सवित्र दुरितानि परासुभयद्भद्रां तन आसु भव ओम इमारुद्राय तावसे कपदिन श्वेदाय प्रवरामहे मते मातस्य मात्रेषु विरोधेनं पूजारंभं समारंभे सामदर्शद सद्बुद्धि सद्मंगलाकारे पवित्रं पवित्राशास्ते विनियोगने नमो नमः। जाप जाप राम कथलोके प्राप्ति गति वाले। हरि ओम देव रूपम दीपोत्तर दिशवा के शिवंगले शिव कार्थे मनोरथा। बोलिए माते। तो आप देख रहे थे तनोट माता मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह पूजा अर्चना कर रहे थे। हमने आपको सीधी तस्वीरें दिखाई राजस्थान जैसलमेर से। और एक बार फिर वापस आते हैं अपने इस कार्यक्रम में, जिसमें हम किसान कल्याण से जुड़े हुई तमाम वित्तीय योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं, ख़ासतौर पर कृषि लोन की और कृषि ऋण की जो योजनाएं हैं उनकी बात कर रहे हैं। विनोद कुमार बेस्ट, चीफ जनरल मैनेजर नाबार्ड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो एक बात और बताइए, जो किसान जो क्रेडिट कार्ड की बात होती है, एक साधारण किसान किस तरह से इसको पा सकता है? कुछ चूंकि समय हमारे पास बहुत कम है तो कुछ चीज़ें हम चाहेंगे कि आप जल्दी जल्दी बता दें। एक तो किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, और अगर जब फसल अगर नष्ट हो जाती है किसानों की तो वो किस तरह से वित्तीय सहायता पा सकते हैं, या जो उनको लोन है उसमें किस तरह से सबवेंशन मिल सकता है? देखिए सर, इसमें दो तीन बातें आपने पूछी हैं। सबसे पहले तो कैसे मिल सकता है लोन, कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास छोटा जमीन का टुकड़ा है, जो उपजाऊ है, उसको वो इसके लिए एलिजिबल है, इसके लिए पात्र है। तो उसको बैंक में जाना है और अपने जमीन के कागज देने हैं ओनरशिप के जी, और इसमें उसके आधार पे कितना एरिया उसके पास है उसी हिसाब से, मान लीजिए 10 एकड़ के हिसाब से है, फसल का वित्तमान 50,000 है, तो जैसे मैंने बताया कि उसको 5 लाख की उसकी सीमा तय हो जाती है जी। 5 लाख की जो सीमा तय होगी, और जितनी बार वो चाहे वो पैसा कार्ड वो अपने केसीसी के थ्रू पैसा वो कर सकता है विड्रॉ, और जब चाहे पैसा वापस दे सकता है। यानी कि हर साल के लिए जो उसकी फसल है, क्या उसको बार बार जैसे वो चुकाता रहे, और उसको ऋण का जो ये साइकिल है ये चलता रहेगा? ये चलता रहेगा। वैसे जो किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट तय होती है सर, ये 5 साल के लिए तय होती है। अच्छा। और चूंकि हर साल कॉस्ट थोड़ा इंक्रीज होता है, तो बैंकों को आदेश दिया जाता है कि वो हर साल उसको 10% या 15% जैसा माहौल होगा उस हिसाब से वो लोग बढ़ा सकते हैं, और 5 साल के बाद वो दोबारा स्वीकृत होती है।
तो इसका मतलब उसको काफी पैसा प्राप्त हो जाता है। और इसमें जो है थोड़ा सा जो उसके पास इक्विपमेंट्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं या बाकी चीजें हैं, डेयरी पालन है, उसके मेंटेनेंस का जो कॉस्ट आता है वो भी इसमें शामिल होता है। तो एक अच्छी खासी उसके पास सीमा होती है और उस सीमा में जितनी बार वो चाहे वो उतनी बार पैसा ले और जितनी बार चाहे पैसा वापस दे। इसका मतलब ये हुआ कि जितना बैंक के साथ लोन खड़ा है, आउटस्टैंडिंग है, ब्याज सिर्फ उसी पे प्राप्त होगा। और जैसा मैंने बताया कि जितना वो अगर वो समय पे वापस देता है तो उसको काफी छूट प्राप्त होती है और कई राज्यों में सिर्फ 1% पे ही ये लोन मिलता है। दूसरी बात ये है कि जब भी आप केसीसी का लोन लेते हैं, फसली ऋण लेते हैं, तो आपको फसल का बीमा करना चाहिए। अगर आप बीमा अगर आप करते हैं, अगर कोई इस प्रकार की अतिवृष्टि हो गई, कुछ नुकसान हो गया, तो आपको जो है पैसा वापस मिल सकता है। उसके लिए अपने अलग जो है उसके लिए कुछ अलग अलग सिस्टम्स हैं, अलग अलग पॉलिसी है, जो इंश्योरेंस के जो प्लान हैं उसके तहत ये होता है। और तीसरा जो है केसीसी का किसी ने ऋण लिया तो उसका 50,000 रुपए का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम के तहत वो ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति हो जाता है कवर। तो एक लाभ होता है कि मान लीजिए किसी के साथ कुछ इस प्रकार की अगर अनिष्ट हो गया तो उनकी फैमिली को जो है 50,000 रुपया प्राप्त होगा। और यह हर साल जो है इसकी सीमा इंक्रीज होती है। तो एक बहुत अच्छी सुविधा है और देश में कई कई करोड़ लोग इसमें जो है शामिल हैं। भारत सरकार की योजना है, भारत सरकार चाहता है कि हर व्यक्ति, हर किसान इसके साथ जुड़े। थोड़ा गैप अभी भी है, उसको बैंक वगैरह पूरा कर रहे हैं और नाबार्ड भी कोशिश में है कि मतलब बैंकों को आदेश दे कि जो है सारे फार्मर्स को इसमें कवर किया जाए। जी एक बात और समझना चाहेंगे, जो गंभीर प्राकृतिक आपदाएं हैं उनमें अगर बाढ़ है या सूखा है, क्या इसके लिए कोई अलग से जिसको कहते हैं कि वित्तीय समावेशन या जो लोन है उसका सबवेंशन, इस तरह की भी योजनाएं हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि जब किसान क्रेडिट कार्ड वो लेता है तो उस समय तो आपको इंश्योरेंस तो कराना चाहिए और इंश्योरेंस कराता है और मान लीजिए कुछ आपदा हो जाती है तो उसका फसल का आकलन होता है जो राज्य सरकार उसको जो है वो करती है और फसल के आकलन के हिसाब से कुछ निश्चित परसेंटेज में उसको पैसा वापस मिलता है। सबवेंशन की बात आपने करी, सबवेंशन तो भारत सरकार वैसे भी दे ही रही है। अब जैसे मान लीजिए कि हर जनरली लोन जो है 11% से लेके 13% पे मिल रहा है, मगर किसानों के लिए 7% पे प्राप्त हो रहा है, तो ये सबवेंटेड लोन है। दूसरी बात, जैसा मैंने बताया कि अगर टाइम पे वापस दे तो 3% और हो जाता है कम। तो ये लोन पहले से ही बहुत सारा उस पे है। तो ये कई किसान इसका इतना लाभ उठाते हैं कि 1% 2% पे अल्टीमेटली प्राप्त हो रहा है। तो उन्होंने जो है अपनी पूरी की पूरी जो है पूरा खेत उसमें इस्तेमाल किया हुआ है और लोन अच्छा खासा ले रहे हैं, तो जिसमें काफी आमदनी उनको जो है प्राप्त हुई है और काफी उनकी बहुत सारी बचतें भी होती हैं सर। जी, एक बात और आखिरी, सौर उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या इसके लिए भी लोन वगैरह दिया जाता है? इसमें भी कुछ वित्तीय जिसको कहते हैं कि अनुदान या लोन इस तरह से मिलता है? सर, बैंकों के द्वारा जो लोन मिलना है उसमें जैसे मैंने बताया कि नाबार्ड की जो इकाई लागत है जो बैंकों को आदेश दिया गया उसके हिसाब से सोलर पावर के लिए भी जो है इकाई लागत तय है और बैंकों को आदेश दिया गया है। परंतु होता क्या है कि भारत सरकार की और राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके तहत इसमें सब्सिडी बहुत ज्यादा है। अच्छा जी। तो कई बार ऐसा होता है कि किसान इच्छुक नहीं होता है, वो कुछ पैसा अपनी ओर से लगा लेता है और 40-50% इसमें छूट भी मिलती है जी। तो उसकी वजह से उसको लोन की आवश्यकता पड़ती नहीं है। परंतु ऐसी योजनाएं हैं, अगर कोई व्यक्ति आता है बैंक में आता है, उसको घर के लिए भी एवं खेतों के लिए भी जो योजना है, और आजकल जो भारत सरकार की एक योजना है कि जो अगर कोई ट्यूबवेल लगाना चाहता है, ट्यूबवेल में जो पंप सेट होते हैं, सोलर पावर्ड पंप सेट्स के लिए भी जो है इस समय स्कीमें हैं जो कि काफी अच्छी हैं और काफी सब्सिडाइज स्कीम्स हैं सर। जी, हमारे किसान भाइयों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि जागरूकता इन सारे विषयों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो तमाम जो खेती किसानी से जुड़ी हुई जो कृषि कल्याण की योजनाएं जिसके लिए सरकार लगातार प्रतिबद्ध है वो उसके विषय में जाने। सर, मैं 2-3 बातें सिर्फ आपके सामने करनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि फसल का डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। एक तरह की फसल हम लोग ना करें। जैसे पंजाब हरियाणा में स्थितियां बड़ी अच्छी खराब हो गई हैं कि पानी का इतना दोहन हो गया है कि पानी वहां पे बहुत कम है।
दूसरी बात है कि एक्टिविटी में भी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि अगर हमें किसान के आय को दोगुना करना है तो उसको कृषि के साथ साथ अन्य योजनाएं हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स हैं, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, बतख पालन है, एक इस प्रकार का एक इकोसिस्टम तैयार होना है उसके फार्म्स में, ताकि वो एक ही क्रॉप पे आधारित ना रहे और हमेशा उसकी आमदनी रहे। और अगर कोई आपदा आ जाती है तो कम से कम एक दूसरी एक्टिविटी उसके पास रहेगी कि जिससे उसको सपोर्ट प्राप्त होगा। तो मैं समझता हूँ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, एक्टिविटी डाइवर्सिफिकेशन, और एक अन्य योजना जो बहुत अच्छी योजना है भारत सरकार की है, वो है फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। जिन किसानों की छोटी छोटी जोतें हैं वो एकत्रित अगर हो जाते हैं तो वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन उनका तैयार हो जाता है। भारत सरकार की ओर से, नाबार्ड की ओर से और अन्य राज्य सरकारों की ओर से बहुत उसमें फायदा है। उसकी लागत हो जाती है कम, उनमें मार्केटिंग की बहुत अच्छी जो है व्यवस्था उनको प्राप्त होती है, और उनके नर्चरिंग, उसके लिए जो है आपके नर्चरिंग के लिए बहुत सारी योजनाएं नाबार्ड की ओर से भी हैं। मैं समझता हूं कि हर किसान को एफपीओ के अंतर्गत आना चाहिए और यही उनका भविष्य भी है। जी, यही भविष्य है, हर किसान को एफपीओ के अंदर आना चाहिए। जिस तरह से रवि जी ने जानकारी दी और कहा कि जो फील्ड है कृषि की, उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की और मल्टीपल जिसको कहते हैं कि एक से ज़्यादा योजनाओं पर जुड़ें, सिर्फ सीधे सीधे खेती पर ना रहें बल्कि उससे मछली पालन है, डेयरी विकास है या दूसरी जो चीज़ें हैं उसके साथ भी जुड़े, और ताकि अगर एक चीज़ कहीं कुछ फसल अगर कभी कुछ गड़बड़ होती है तो कम से कम जो दूसरा आपके पास आय का साधन है वो बना रहे। और जो क्रॉप्स का डाइवर्सिफिकेशन है, जो लगातार रोटेशन ऑफ क्रॉप्स है या इस तरह की चीज़ें हैं, वैज्ञानिक पद्धतियां हैं, उनका ज़रूर पालन करें हमारे किसान। और सबसे ख़ास बात यह भी है कि खेती किसानी से जुड़ी योजनाओं के बारे में भी पूरी जानकारी रखें। बहुत शुक्रिया आपका विनोद कुमार बिष्ट जी, इस पूरी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इन तमाम विषयों पर जागरूक करने के लिए। तो मनी मंत्र के आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मेरे शिवबा का जन्म